हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत सिंह और आप देख रहे हैं अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ और उसी क्रम में आज डिस्कस करेंगे इसके पहले चैप्टर ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के विषय में। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के विषय में। ब्रह्मांड को कहा जाता है यूनिवर्स। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारे एवं आकाश गंगाओं का जो सम्मिलित समूह होता है या पुंज होता है उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारे एवं आकाश गंगाओं को मिलाकर के जिस चीज़ का निर्माण होता है वो हमारा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है। खगोल विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड में जो मंदाकिनियां हैं उनकी संख्या लगभग 100 अरब पाई जाती है और हर मंदाकिनी में तारों की संख्या लगभग 100 अरब है। इन आंकड़ों से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का आकार कितना विशालकाय है। वहीं अगर बात करें ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन के विषय में तो इसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगर कॉस्मोलॉजी टर्म के बारे में बात की जाए कि कॉस्मोलॉजी पद का प्रयोग या कॉस्मोलॉजी टर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था क्रिश्चियन वोल्फ ने। सबसे महत्वपूर्ण बात अब आती है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसके संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, जिनमें से कुछ मत मैंने आपके सामने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। जिसमें से सबसे पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंथियर ने। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंथियर ने। इसके अलावा और भी प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे स्फीति सिद्धांत, जिसे हम इन्फ्लेशनरी थ्योरी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किया था एलन गुथ ने। साम्यावस्था सिद्धांत, जिसे स्टीडी स्टेट थ्योरी कहा जाता है, इसको बताया था थॉमस गोल्ड, हरमन ब्रांडी एवं फ्रेड हॉयल के द्वारा। वहीं दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को ऑर्थन एडिक्टन के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। लेकिन इन सभी सिद्धांतों में जो सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है वो है हमारा महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। और अक्सर करके जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिग बैंग थ्योरी से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के विषय में। तो चलिए जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी क्या है। आधुनिक समय में यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत है या सर्वमान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंथियर ने 1894 से 96 के बीच में। जॉर्ज लेमेंथियर ने महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन इसकी जो स्पष्ट व्याख्या दी गई थी वो रॉबर्ट वैगनर के द्वारा दी गई थी 1967 में। इस सिद्धांत को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या जिसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अनुसार प्रारंभ में जिन पदार्थों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ वे एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। यानी जिन चीज़ों से ब्रह्मांड की सृष्टि की जो है उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो वो जो भी परमाणु थे वो सभी परमाणु मिलकर के एक ही स्थान पर स्थित थे। तो जब सारी चीज़ें मिलकर के एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं तो उनका जो है वॉल्यूम वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन सभी चीज़ें जब एक ही स्थान पर एकत्रित होंगी तो वॉल्यूम कम होने के साथ ही उनकी जो डेंसिटी है या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सभी परमाणु जो थे वो एक ही स्थान पर स्थित थे, तो उनका आयतन जो था वो अत्यंत कम था। घनत्व और तापमान जो है उनके काफ़ी ज़्यादा थे। एक ही स्थान पर अत्यधिक संकेंद्रण के कारण ये सेंट्रलाइज हो गए, एक ही स्थान पर अत्यधिक संकेंद्रण हुआ तो वह बिंदु क्या हो गया, अकस्मात विस्फोटित हो गया या विस्फोट हो गया। और इसी चीज़ को हमने महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी कहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिग बैंग थ्योरी। अब थोड़ा सा जानते हैं आकाश गंगाओं के बारे में। आकाश गंगाओं को क्या कहा जाता है, गैलेक्सी भी कहा जाता है। ये क्या होता है, ये सितारों का एक विशाल समूह है। यानी एक आकाश गंगा में बहुत सारे सितारे होते हैं या तारे होते हैं और इन तारों का समूह ही आकाश गंगा कहलाता है। एक आकाश गंगा में अप्रॉक्सीमेटली तारों की संख्या जो होती है लगभग 1 लाख से लेकर के 3 अरब तक हो सकती है। और ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है, वो ऐसी ही बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर के हुई है।
और ऐसी ही एक आकाशगंगा में ही हमारा जो सौरमंडल है वो स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं आकाशगंगाओं के बारे में विस्तार से। तो ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं को मुख्यतः हम दो तरह की आकाशगंगाओं में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं आपकी नियमित आकाशगंगाएं और एक होती हैं अनियमित आकाशगंगाएं, यानी रेगुलर गैलेक्सीज और इर्रेगुलर गैलेक्सीज। जो नियमित आकाशगंगाएं होती हैं वो डिस्क की आकृति की हो सकती हैं, या दीर्घवृत्तीय आकार की हो सकती हैं, या फिर स्पाइरल आकृति की हो सकती हैं, सर्पिलाकार आकृति की हो सकती हैं, ठीक है। इनकी जो सबसे प्रमुख बात है नियमित आकाशगंगाओं की वो ये है कि इसमें जो ज़्यादातर सितारे होते हैं या तारे होते हैं वो नए सितारे होते हैं, या हम ये इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें सितारों का निर्माण जो होता है वो लगातार होता रहता है, ठीक है। वहीं इर्रेगुलर गैलेक्सीज़ की बात करें तो इनके सितारे काफ़ी पुराने होते हैं, ठीक है, और ये पुराने होने के साथ साथ क्या होता है, ये चमकीले भी कम होते हैं। इनकी संख्या जो है ब्रह्मांड की कुल आकाश गंगाओं का लगभग 10% होती है, यानी 90% में नियमित आकाश गंगाएँ होती हैं, रेगुलर गैलेक्सीज होती हैं, वहीं 10% में अनियमित आकाश गंगाएँ पाई जाती हैं। नियमित आकाश गंगाओं को भी हम दो तरह की आकाश गंगाओं में हम बांट सकते हैं, जैसे सर्पिलाकार आकाश गंगाएँ स्पाइरल गैलेक्सीज, या दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाएँ जिन्हें हम कह सकते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सीज। अब सर्पिलाकार आकाश गंगाएँ जो हैं इनके मध्य भाग में होते हैं पुराने एवं कम चमकीले तारे होते हैं, जबकि इसके किनारों पर यानी जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं इसके सेंटर में जो सितारे पाए जाते हैं वो बहुत पुराने सितारे हैं, ठीक है, और ये पुराने होने के साथ साथ कम चमकीले हैं, इनमें कम प्रकाश पाया जाता है। वहीं इसके किनारों पर या इसकी भुजाओं पर अधिक चमकीले तारे हैं, और अधिक चमकीले तारों के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि इन सितारों का जो है लगातार निर्माण होता रहता है, या तारों के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो जारी रहती है। वहीं दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं के बारे में बात करें तो इनकी अधिकतम संख्या या अधिकांश संख्या है 2/3, या कुल आकाशगंगाओं का या कुल नियमित आकाशगंगाओं का 66%, यानी 2/3 मात्रा में ये पाई जाती हैं। इनमें जो दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएँ होती हैं इसमें भी स्पाइरल प्रकार की आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, और इनकी संख्या इलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं से अधिक होती है। कुछ का अत्यधिक छोटा आकार होने के कारण इनको ड्वार्फ की संज्ञा भी दी जाती है, बौना भी कहा जाता है। इनका व्यास जो होता है लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष होता है, और ये जो आंकड़ा है ये बड़ी दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं के बारे में है। वहीं स्पाइरल आकाशगंगाओं की बात करें तो इनकी भुजाएं जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं या वक्राकार होती हैं। इनमें एक अंतरा तारकीय गैस पाई जाती है, और इसका कार्य क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइरल गैलेक्सीज हैं उनमें सितारों की उत्पत्ति होती रहती है, नए नए सितारे जन्म लेते रहते हैं, नए सितारों का निर्माण होता रहता है, और उन नए सितारों के निर्माण का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि इन स्पाइरल गैलेक्सीज में अंतरा तारकीय गैस होती है। इसी के कारण नए सितारों की उत्पत्ति लगातार होती रहती है। इसके कुछ उदाहरणों के बारे में बात करें तो एंड्रोमेडा जो आकाशगंगा है वो एक स्पाइरल गैलेक्सी का उदाहरण है, ठीक है, या फिर नियमित आकाशगंगा का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दुग्ध मेखला आकाशगंगा के बारे में, जिसे आप मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी वह गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौरमंडल और जिसमें कि हमारी पृथ्वी है और उसके साथ साथ में जो अन्य ग्रह हैं वो स्थित हैं, वो है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा वह आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल यानी सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह ये सब स्थित हैं। इसकी आकृति जो है वो चपटी डिस्क के समान होती है। इसके केंद्र का व्यास है लगभग 10,000 लाइट ईयर्स या 10,000 प्रकाश वर्ष। केंद्र से यानी दुग्ध मेखला आकाशगंगा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके केंद्र से सूर्य की दूरी लगभग 33,000 प्रकाश वर्ष मानी जाती है। अब थोड़ा इस डायग्राम के सहारे से इस मिल्की वे गैलेक्सी की आकृति को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो डायग्राम है ये मिल्की वे गैलेक्सी का है। ये डिस्क के आकार की है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ डिस्क कुछ इस तरीके की होती है। ये डिस्क के आकार की है। ये जो बीच का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है इसका सेंटर, ठीक है, और इस सेंटर का जो इसका केंद्र का जो व्यास है वो है लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष।
सेंटर को बल्ज के नाम से भी जाना जाता है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका जो सेंटर है इसको हम बोल सकते हैं बल्ज, और बल्ज में तारों का संकेंद्रण सबसे अधिक पाया जाता है, यानी इसका जो केंद्र होता है इस जगह पर तारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। केंद्रीय भाग के जो सितारे होते हैं उनके द्वारा बाहरी भाग के सितारों की तुलना तेज गति से परिक्रमण किया जाता है, यानी जो सेंटर में जो सितारे होते हैं, बल्ज में जो तारे होते हैं जहाँ पे संकेंद्रण तारों का सबसे ज़्यादा होता है, वो तेज़ गति से चक्कर लगाते हैं। बाकी के जो उसके किनारों पर जो तारों की संख्या होती है ये केंद्रीय भाग के सितारों की अपेक्षा कम गति से परिक्रमण करते हैं, यानी केंद्रीय भाग के सितारों द्वारा बाहरी भाग के सितारों की तुलना में तेज गति से परिक्रमण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य द्वारा आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग लगाया जाता है 22 करोड़ वर्ष में। ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ी सी निहारिका के बारे में। निहारिका को नेबुला कहा जाता है। निहारिका को क्या कहा जाता है? नेबुला। ये मंदाकिनी में पाए जाने वाले धूल के बादल हैं, और ये धूल के बादल क्या हैं? इनमें हाइड्रोजन गैस होती है। नेबुला के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा में नेबुला का अर्थ होता है कुहासा। कुहासा आप सभी लोग समझते ही होंगे, धूल मिट्टी या फिर कोहरे के जो बादल होते हैं उन्हें ही हम कुहासा कहते हैं। ये नेबुला का शाब्दिक अर्थ है, और इसीलिए जो निहारिका होती है उसको कहा जाता है ये कहीं ना कहीं धूल के बादल के समान इनकी जो संरचना होती है, और इसमें हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट निहारिका कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा। और सबसे हल्की निहारिका कौन सी है पूरे ब्रह्मांड में? तो वो है ओरियंस स्वॉर्ड। ठीक है। ये सबसे हल्की निहारिका है, और वहीं पृथ्वी के सबसे निकट जो निहारिका है वो है एंड्रोमेडा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत वामन यानी वाइट ड्वार्फ के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर सिर्फ फैक्ट पर ध्यान नहीं दिया है। आप जैसा कि देखते होंगे कि जो भी नए प्रतियोगी हमारे जो भाई हैं वो क्या करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स या वन लाइनर पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव है थोड़ा सा कि आप कितने भी वन लाइनर पढ़ लीजिए या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए, आप 1 साल पढ़ेंगे, 6 महीने पढ़ेंगे या 2 साल पढ़ेंगे, लेकिन आप कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं मान पाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ का एक क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करेंगे। तो केवल फैक्ट पर डिपेंड रहना ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सही तरीका नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें विषय की गहराई को समझना चाहिए और उसके साथ साथ फैक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मैंने जो भी नोट्स मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि आपको विषय की समझ तो हो ही, उसके साथ साथ आपको जितने भी फैक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे भी आप रूबरू हो जाएं। ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको इसकी PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूँगा। तो चलिए बात करते हैं श्वेत वामन के बारे में। श्वेत वामन जो होते हैं उन्हें वाइट ड्वार्फ कहा जाता है। इनका घनत्व अत्यंत उच्च होता है और आकार बहुत छोटा होता है। ड्वार्फ का अर्थ ही होता है बोना या छोटा। ठीक है। तो इनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो अत्यंत उच्च होती है, वहीं इनका आकार छोटा होता है। इनके छोटे आकार के कारण इनके नाभिक के जो ईंधन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? ख़त्म होता जाता है। और जैसा कि आप पूर्व में जान चुके हैं कि इनका जो डेंसिटी है वो अत्यंत उच्च है, यानी अत्यधिक घनत्व के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदल देते हैं और नाभिक के निकट आते चले जाते हैं। जब सितारा वाइट ड्वार्फ का रूप धारण करता है तो इसकी ऊर्जा एवं ऊष्मा समाप्त हो जाती है, जिससे क्या होता है? यह धुंधला एवं ठंडा पड़ जाता है, और अंत में क्या बन जाता है? ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, जैसे हम कृष्ण वामन कहते हैं। अब बात करते हैं कृष्ण छिद्र या न्यूट्रॉन सितारों के बारे में। यानी कृष्ण छिद्र को कहते हैं हम ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। वो ब्लैक होल के बारे में आपने सुना होगा। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। कि कोई भी जो बड़ा तारा होता है उसका पूरा ईंधन जब जल जाता है, बड़े तारे का जब पूरा ईंधन जल जाता है तो क्या होता है? उसमें एक तीव्र विस्फोट होता है, जैसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पूरी प्रक्रिया मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो ब्लैक होल या ब्लैक होल को हम न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं, तो जो ब्लैक होल का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है कि किसी भी बड़े तारे का पूरा ईंधन जल जाता है, जलने के बाद में उसमें तीव्र विस्फोट होता है, जैसे हम कहते हैं सुपरनोवा। तो विस्फोट के बाद में जो कुछ भी उसमें शेष पदार्थ बचता है वो सिमट करके एक घना पिंड बन जाता है, जिसका कि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, या इसको पल्सर भी कहा जाता है।
अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण दबाव, उसके द्वारा सिमट कर ये और घना हो जाता है। यानी सबसे पहले क्या हुआ था, ईंधन जला था, उसके बाद में तीव्र विस्फोट हुआ जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और विस्फोट के बाद में जो उसका बचा कुचा पदार्थ था वो सिमट कर घना पिंड बन गया। फिर गुरुत्वाकर्षण दबाव के द्वारा उस पर और ज़्यादा दबाव पड़ा और वो सिमट करके और घना हो गया। ठीक है, और जैसे ही इस पर जो गुरुत्वाकर्षण दबाव पड़ता है, सिमट करके ये और घना होता है और ये ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल को ही श्याम वेवर या कृष्ण वेवर भी कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार यदि हमारी पृथ्वी अगर ब्लैक होल के रूप में कोलैप्स हो जाए या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाए, तो इसका जो व्यास होगा, डायमीटर होगा इसका, तो इसके व्यास का आकार लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार के समान रह जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। बहुत बड़े क्षेत्र में पृथ्वी जो है, पृथ्वी का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, और जब ये ब्लैक होल में परिणत हो जाएगी, ब्लैक होल के रूप में कोलैप्स होगी, तो इतना सारा इसका जो आकार है वो सिमट कर एक फुटबॉल मैदान के समान रह जाएगा। अब बात करते हैं ध्रुव तारे या पोल स्टार के बारे में, जिसे हम पोलरिस भी कहते हैं। पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर उर्सा माइनर या लिटिल वियर तारा समूह का सदस्य है। ध्रुव तारा क्या है? अब ध्रुव तारे के बारे में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ध्रुव तारा किस तारे समूह का सदस्य है, तो ये उर्सा माइनर या फिर इसको बोलते हैं लिटिल वियर, इस तारे समूह का सदस्य है। ध्रुव तारा की किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर यानी नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आदमी पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर खड़ा हो जाए तो ध्रुव तारा कहाँ होगा? ठीक उसके सिर के ऊपर होगा। बात करते हैं स्टेलर नेबुला के विषय में। आकाशगंगा के घूर्णन से उसमें हाइड्रोजन के बादल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम स्टेलर नेबुला कहते हैं। स्टेलर नेबुला क्या है? जब आकाशगंगा हमारी घूमती है तो क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन के बादल बनते हैं, और इन्हीं हाइड्रोजनों के बादल को क्या कहा जाता है? स्टेलर नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेबुला के बारे में बात करें तो मंदाकिनी का सबसे ठंडे एवं चमकीले तारों का समूह होता है। ओरियन नेबुला क्या है? किसी भी मंदाकिनी के जो सबसे ठंडे एवं सबसे चमकीले तारे जो होते हैं उनके ग्रुप को ही ओरियन नेबुला कहा जाता है। पृथ्वी से इनकी दूरी लगभग 1600 प्रकाश वर्ष है, और वहीं इनके द्रव्यमान के विषय में बात करें तो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 700 गुना द्रव्यमान इनमें पाया जाता है। चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बात करते हैं। किसी भी स्थायी व्हाइट ड्वार्फ तारे का सैद्धांतिक रूप से अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। यानी किसी भी जो बौना तारा होता है, व्हाइट ड्वार्फ होता है, श्वेत वामन, उसका सैद्धांतिक रूप से जितना भी हाईएस्ट, ठीक है, मैक्सिमम जिसका जो है द्रव्यमान हो सकता है, वही क्या है? चंद्रशेखर सीमा है। चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान कितना है? 1.4 सौर द्रव्यमान। 1.4 सौर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं कि सूरज का जितना द्रव्यमान है, सूर्य का जितना द्रव्यमान है, उसका 1.4 गुना द्रव्यमान जो है चंद्रशेखर सीमा माना जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन को निवास योग्य जोन भी कहा जाता है, यानी तारे के आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जहां परिक्रमा करने वाले ग्रह की सतह पर तरल जल काफ़ी मात्रा में मौजूद रह सकता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। तारों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स। विकास के आधार पर तारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: सूर्य के समान तारे, मध्यम आकार के तारे और वृहद या रक्त दानव तारे। तो प्रारंभिक अवस्था में सूर्य के समान तारे, यहाँ पर जो इनका आकार दिखाई दे रहा है वो भी इनके जैसे सूर्य के समान तारे होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, और मध्यम आकार के तारे वो थोड़े से पिछले वाले तारों से थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, और वृहद का अर्थ ही क्या होता है? बड़ा। तो जो वृहद या रक्त दानव तारे होते हैं वो सूर्य के समान तारे एवं मध्यम आकार के तारों से काफ़ी बड़े होते हैं। तो विकास की अवस्था में अगर इनके बारे में चर्चा की जाए तो जो सूर्य के समान तारे होते हैं, जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, यानी जैसे जैसे इनकी उत्पत्ति को काफ़ी समय हो जाता है और ये काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं। तो वृद्धावस्था की तरफ ये जाते हैं तो ये रक्त दानव बन जाते हैं, यानी इनका जो आकार है वो पहले से काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर वृद्धावस्था से ये मृत्यु की तरफ जाते हैं। मृत्यु से तात्पर्य है कि जब ये नष्ट होते हैं तो ये ग्रहीय नेबुला में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो अवशेष बचते हैं वो श्वेत या बौने तारे कहलाते हैं, और श्वेत या बौने तारे
के बाद में इनकी जो अवस्थिति है वो काले बौने तारे में परिणत हो जाती है या बदल जाती है। उसी तरीके से मध्यम आकार के तारों के बारे में बात करें तो जब ये अपनी वृद्धावस्था में पहुंचते हैं या पुराने हो जाते हैं तो ये लाल रक्त दानव बन जाते हैं। यानी लाल रक्त दानव का अर्थ है इनका आकार बड़ा हो जाता है और उनका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और एक ही जगह पर इनके सेंटर पर जो है उच्चतम घनत्व के द्वारा पूरा सेंट्रलाइज हो जाता है एक ही सेंटर पर, तो इनमें विस्फोट हो जाता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद में ये बदल जाते हैं नेबुला में, और नेबुला से अंत इनका जो होता है यानी अवशेष में जो इनका अंत होता है वो न्यूट्रॉन तारा के रूप में ये बदल जाते हैं। अब बृहद या रक्त दानव तारों के बारे में बात करें तो ये भी अपनी वृद्धावस्था में लाल रक्त दानव बन जाते हैं। इनका भी आकार बड़ा हो जाता है, इनका भी टेम्परेचर अत्यधिक हो जाता है और इनमें भी जो है मृत्यु के समय विस्फोट होता है जिसे हम कह सकते हैं सुपरनोवा। ये भी सुपरनोवा के बाद में नेबुला के रूप में चेंज होते हैं और नेबुला के बाद में ये ब्लैक होल बन जाते हैं। यानी जो बृहद या सबसे बड़े या रक्त दानव तारे होते हैं वो लास्ट में क्या बन जाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तारे के तापमान के द्वारा उसके रंगों को ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि तारों का रंग किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो इनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ना कि डिस्टेंस पर। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है और हम इसका ऑप्शन क्या लगा देते हैं कि तारों का जो रंग है वो उनकी दूरी पर निर्धारित होता है। तो दूरी से निर्धारित नहीं होता है, तारों का रंग होता है उनके तापमान से निर्धारित होता है। साइरस या डॉग स्टार ये रात में आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा होता है। रात में आकाश में सबसे चमकीला रूप में दिखने वाला तारा कौन सा होता है, साइरस। प्रोक्सिमा के बाद में ये दूसरा सबसे नज़दीक तारा है एवं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से नग्न आँखों से देखी जाने वाली सबसे दूर की वस्तु है। कौन, साइरस या डॉग स्टार। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, ये सौरमंडल के सर्वाधिक नज़दीक तारा है और इसकी दूरी जो है हमारे सौरमंडल से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष है। श्वेत बौने तारे की संरचना की खोज किसने की थी, R.H. फाउलर ने की थी। न्यूट्रॉन तारे की खोज किसने की थी, जोकलन बेल ने की थी। वहीं काला वामन सिद्धांत किसने दिया था, S. चंद्रशेखर ने दिया था और S. चंद्रशेखर के द्वारा ही चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया गया था। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सौरमंडल के बारे में, अपने सोलर सिस्टम के बारे में। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है और सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिसमें से एक बौना ग्रह है प्लूटो। पहले 9 ग्रह माने जाते थे लेकिन ये जो है ग्रहों के निर्धारण की जो पद्धति है उस पर खरा नहीं उतरने के कारण प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई और वर्तमान में हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो हैं 8। बहुत से चंद्रमा हैं, यानी चंद्रमाओं से तात्पर्य है उपग्रहों से। इसमें बहुत सारे उपग्रह पाए जाते हैं, असंख्य एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, उल्काएं एवं धूमकेतु भी जो है हमारे सौरमंडल में सम्मिलित होते हैं और ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। अधिकतर वैज्ञानिकों का मत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जैसा कि हमने अभी बात की थी बिग बैंग थ्योरी के बारे में, तो जो महाविस्फोट हुआ था, बिग बैंग जिससे हम बिग बैंग कहते हैं, तो महाविस्फोट के बाद में जो भौतिक पदार्थ थे वो बिखर गए और बिखर करके उन्होंने किसका रूप ले लिया, मंदाकिनी, सितारे, ग्रहों, इन सभी के रूप में ये चेंज हो गए। अब इन्हीं चीज़ों में जब ये भौतिक पदार्थ बिखरे जिसमें से मंदाकिनी बनी, सितारे बने, ग्रह बने, तो उन्हीं मंदाकिनियों में से एक मंदाकिनी थी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो आकाशगंगा के अंदर क्या थे, ठंडी गैस के बादल थे, ठीक है। और ठंडी गैसों में जो उनका स्ट्रक्चर था वो क्या था, इन ठंडी गैसों के बादलों में हाइड्रोजन भी थी, हीलियम भी थी, ऑक्सीजन भी थी, आयरन और बहुत सारी चीज़ें थीं। तो आकाशगंगा के अंदर थे ठंडी गैस के बादल जिसमें ये सारी चीज़ें थीं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आयरन। इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो है कोलैप्स हो जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी ख़त्म हो जाती है और गैस के घूमते चक्र या डिस्क उत्पन्न हो जाते हैं और आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर है वो इसका बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये टेम्परेचर ठंडा होता है और सौरमंडल की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से हम जान सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति। अब एक इमेज की सहायता से पूरे सोलर सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। यह है सूर्य। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध
और बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। मंगल के बाद में आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सभी जो है बाह्य ग्रहों की संज्ञा में आते हैं, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। पूरे 8 ग्रहों में से सिर्फ 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिसमें वलय पाए जाते हैं या छल्ले पाए जाते हैं, जिसका नाम है शनि और अरुण। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की एक सीरीज़ दे दी जाती है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि इन्हें सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। आप एक सिंपल सा सेंटेंस अगर याद करेंगे तो उससे आप इन सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का जो एक ऑर्डर है उसको याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई से आप पहला जो लेटर है अंग्रेजी का उससे आप लगा सकते हैं मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न का अर्थ है शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून का अर्थ है वरुण। वहीं इनके आकार के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है, ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। बृहस्पति आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इससे छोटा कौन सा है, शनि, फिर उसके बाद में है अरुण, फिर इसके बाद में वरुण, फिर पृथ्वी। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है आकार के घटते हुए क्रम के अनुसार उसका कौन सा स्थान है। तो पृथ्वी का स्थान है 5वां, यानी पहले नंबर पर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। तो पृथ्वी का आकार, जो पृथ्वी का आकार है वो ग्रहों के आकार के घटते हुए क्रम के अनुसार 5वें नंबर का जो है इसका जो है रैंक आती है। ठीक है। अब 1 बाय 1 सौरमंडल के जितने भी जो है घटक हैं, कंपोनेंट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे मुख्य कंपोनेंट है सूर्य। सूर्य क्या है, सौरमंडल का जनक है, केंद्र एवं ऊर्जा का स्रोत है। सौरमंडल का जनक, सौरमंडल का सेंटर और ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, आकाश गंगा की भुजा में पाए जाने वाले धूल के बादल में पाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के पतन के कारण क्या है, सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। अभी इसके बारे में चर्चा की थी जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे कि आकाश गंगा की भुजा में धूल के बादल पाए जाते हैं, और उन धूल के बादलों में गुरुत्वाकर्षण बल का जो है कोलैप्स हुआ था, गुरुत्वाकर्षण बल का पतन हुआ था, और उसी के कारण सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान जब लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तब इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आरंभ हुई। नाभिकीय संलयन से संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होना। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो आपस में मिल करके हीलियम के बड़े नाभिक बनाते हैं। इसी के कारण अपार ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, और इसी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही सूर्य से निरंतर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है। सूर्य के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोड के बारे में। ये सूर्य का केंद्रीय भाग होता है क्रोड, और इसका टेम्परेचर लगभग 1.5 × 10⁻70 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तापमान पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर के एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, और इसे ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन के कितने नाभिक होते हैं, 4 नाभिक, वो आपस में मिलकर के एक हीलियम का नाभिक बना देते हैं, और यही जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाती है, और यही क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। विकिरण मेखला या इसको रेडिएटिव जोन भी कहा जाता है। ये क्या होती है, क्रोड के चारों ओर से ढकने वाली जोन होती है। सबसे पहली जोन कौन सी थी, मैंने अभी बताया था, क्रोड। ये केंद्रीय भाग है, और केंद्रीय भाग के चारों ओर क्या होती है, विकिरण मेखला होती है। इसको हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। इसमें फोटोन पाए जाते हैं जो ऊर्जा का वाहक का कार्य करते हैं, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। एक्स एवं गामा किरणें भी जो है रेडिएटिव जोन में पाई जाती हैं। वहीं तीसरा जो इसका पार्ट है वह है संवहनीय मेखला, इसको कन्वेक्टिव जोन कहते हैं।
विकिरण मेखला को घेरने वाला ये तीसरा जो है लेयर होता है। इसमें पाई जाने वाली सेल्स से ही सौर ऊर्जा बाहर निकलती है। अब तीन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा, सबसे पहले कोर पढ़ा, फिर रेडिएटिव जोन पढ़ा, फिर उसके बाद में कन्वेक्टिव जोन पढ़ा यानी क्रोड, विकिरण मेखला और संवहनीय मेखला। यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है इससे आप इन तीनों चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो केंद्रीय भाग था, इसमें बीच में आपको लिखा दिख रहा होगा कोर, ठीक है। कोर जो है ये इसका सबसे मुख्य और केंद्रीय भाग है सूर्य का। इसके बाद में जो डार्क लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है, विकिरण मेखला है, ठीक है, जो कोर को चारों तरफ से घेरे हुए है। कोर को चारों तरफ से घेरने वाली जो दूसरी जो है जोन होती है उसको विकिरण मेखला कहते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं। और इसी में ऊर्जावाहक फोटोन पाए जाते हैं, एक्स किरणें पाई जाती हैं, गामा किरणें पाई जाती हैं। अब इस रेडिएटिव जोन को जो तीसरी वाली लेयर घेरे हुए है ये वाली, इसको कहते हैं संवहनीय मेखला या कन्वेक्टिव जोन। और इसका कार्य क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो सूर्य का प्रकाश हम तक आता है, हमारे पास तक यानी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश जो आता है उस प्रकाश को यहाँ तक लाने में या सूर्य से बाहर निकालने में जिन चीज़ का सबसे प्रमुख योगदान रहता है वो है संवहनीय मेखला या कन्वेक्टिव जोन में पाई जाने वाली सेल्स, ठीक है। अब जो इसकी जो दूसरी वाली लेयर है, कोर के ऊपर जो लेयर घिरे हुए है रेडिएटिव जोन है, इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो होती है लगभग 3.82 लाख किलोमीटर यानी 3.82 लाख किलोमीटर चौड़ी ये लेयर होती है। और इसके बाद में जो तीसरी वाली लेयर है संवहनीय मेखला या कन्वेक्टिव जोन, इसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 1.39 लाख किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रकाश मंडल के बारे में, फोटोस्फीयर के बारे में। ये सूर्य की सबसे अधिक चमकीली बाहरी परत है। इसका टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन या 11000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 300 किलोमीटर की गहराई तक इसमें गैसों का दहन होता रहता है, गैसें इसमें जलती रहती हैं, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न ये पूछा जाता है कि सूर्य का जो फोटोस्फीयर है या प्रकाश मंडल है इसका अधिकतम तापमान कितना माना जाता है, तो इसका अधिकतम तापमान माना जाता है 6000 डिग्री केल्विन। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल क्या है, ये प्रकाश मंडल का बाहरी भाग है। वर्णमंडल प्रकाश मंडल का बाहरी भाग है। रंग इसका लाल होता है। मोटाई प्रकाश मंडल के ऊपर लगभग 2 से 3000 किलोमीटर पाई जाती है। वर्णमंडल में गैसों का उठता हुआ प्रवाह क्या कहलाता है, कंटिका या स्पाइकल कहलाता है। अब इसके बाद में बात करेंगे कोरोना के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं हो रही है। कोरोना सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग जो होता है वो कोरोना होता है। और सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी परत या आवरण इसे कोरोना कहते हैं। ये वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। प्रश्न क्या बना, प्रश्न यहाँ बना कि सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं हम कोरोना, या कहीं कहीं इसका नाम जो है किरीट भी देखने को मिलता है, ठीक है। कोरोना या किरीट इसको बोलते हैं। सौर कलंक या सन स्पॉट, ये क्या है, सूर्य की परत या प्रकाश मंडल पर जो धब्बे दिखाई देते हैं दूर से वो सन स्पॉट होते हैं। इनका टेम्परेचर जो होता है आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी ये कम चमकते हैं और बाकी का जो पोर्शन है इनके आसपास वाला वो ज़्यादा चमकता है, इसीलिए ये धब्बे के समान प्रतीत होते हैं। सौर कलंक का जो मध्य भाग होता है उसे प्रच्छाया कहा जाता है यानी उम्ब्रा, और प्रकाशित भाग यानी जो ज़्यादा प्रकाश देता है उस भाग को उपछाया कहा जाता है या पेनुम्ब्रा कहा जाता है, ठीक है। एक सौर कलंक की चक्र का समय जो होता है अप्रॉक्स 11 ईयर्स होता है। जब सन स्पॉट उत्पन्न नहीं होते हैं तो सूर्य का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। फ्रॉनहोफर रेखाएं, जब प्रकाश के कुछ रंग प्रकाश मंडल अवशोषित कर लेता है तो उन स्थानों पर बनने वाली काली रेखाएं फ्रॉनहोफर रेखाएं कहलाती हैं। यानी जो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, और इन्हीं रंगों में से कुछ रंगों को कभी कभी प्रकाश मंडल अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो जब प्रकाश को प्रकाश मंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो उन जगह पर कम प्रकाश दिखाई देता है और ये काली रेखाओं के रूप में नज़र आते हैं। इन्हीं रेखाओं को हम फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। ग्रहों के बारे में बात करते हैं। प्लैनेट्स, ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इनमें ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही इनमें अपनी ऊष्मा होती है। ग्रहों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो ग्रहों को
दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, बाहरी या जोवियन ग्रह। बाहरी ग्रहों को ही जोवियन ग्रह कहा जाता है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी बाहरी की जगह पर जोवियन वर्ड यूज कर दिया जाता है। आपको ऑप्शन दे दिए किसी क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे दिए और 3 ऑप्शन दे दिए बृहस्पति, शनि, अरुण और एक दे दिया शुक्र, और आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो है शुक्र। ठीक है, तो बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह एक ही बात है। तो ग्रहों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, और दूसरा भाग है बाहरी या जोवियन ग्रह। तो आंतरिक ग्रह, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपको कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। और वहीं बाहरी या जोवियन ग्रहों के बारे में बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाहरी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। 1 बाय 1 सभी ग्रहों के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में जो भी नॉलेज है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बुध। बुध को कहा जाता है मरकरी, और इसको एक अन्य संज्ञा दी जाती है वाणिज्य या निपुणता का ग्रह। ठीक है, इसकी कक्षीय गति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी 48 किलोमीटर एक सेकंड में ये गति करता है। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, लगभग 88 दिनों में। ये सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, इसी वजह से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। इसका जो सबसे प्रमुख एक और बात है इसकी बुध की, वो है कि इसका जो तापांतर है वो सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पर जो सबसे हॉट पॉइंट होता है, सबसे गर्म पॉइंट होता है वो भी सबसे ज़्यादा है, और ठंडा होता है वो भी सबसे ज़्यादा है, यानी ये लगभग 390 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। और जब ये ठंडा होता है तो उसका टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है। तो इनका जो तापांतर हो गया, अगर हम दोनों का तापांतर निकालेंगे तो लगभग 560 डिग्री सेल्सियस तापांतर है इसका, जो कि सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/18वां भाग है। इसका जो क्रोड है, केंद्रीय भाग है, वो लोहे से निर्मित है। चंद्रमा के समान प्रशुद्ध ज्वालामुखी एवं क्रेटर भी बुध पर पाए जाते हैं। इसके संगठन के विषय में बात करें तो बुध ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र को वीनस कहा जाता है, और इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे सुंदरता की देवी, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, प्रेशर कुकर ग्रह, सांझ या भोर का तारा। इतने नामों से शुक्र को जाना जाता है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, कंफ्यूज नहीं होना है। बुध के बारे में अभी बात कर रहे थे, वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, और शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होने के कारण ही इसको पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। इसका व्यास लगभग 12,102 किलोमीटर है। अक्ष पर विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। ठीक है, सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं, जबकि शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इस पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। जैसे और ग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी का उदाहरण लें तो पृथ्वी जो अपना घूर्णन करती है अक्ष पर, वो पश्चिम से पूर्व करती है, और इसी वजह से यहाँ पे सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है। इसके विपरीत शुक्र के ग्रह के बारे में बात करें तो इसका जो घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, और इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय जो होता है पश्चिम में होता है। ये सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह माना जाता है। सूर्य के 70% प्रकाश का ये परावर्तन कर देता है। ठीक है, इसके संगठन के विषय में बात करें तो इसका संगठन, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 96% इस पर पाई जाती है, नाइट्रोजन लगभग 3.5% पाई जाती है, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। बुध ग्रह के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, आपको और बताते हैं। इसको प्रेशर कुकर ग्रह क्यों कहा जाता है? शुक्र को प्रेशर कुकर ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र ग्रह पर जो है, इसके संगठन के बारे में आपने देखा होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, तो अत्यधिक मात्रा में इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिससे इसका टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस पर जो स्थिति होती है वो लगभग प्रेशर कुकर की जैसी बन जाती है, इसीलिए इसको प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लगभग 3/4 भाग पर समुद्र का विस्तार है, और बाहर से देखने पर जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ से जब पृथ्वी का नज़ारा देखते हैं तो वो नीली दिखाई देती है, क्योंकि उस पर के करीबन 75% भाग पर क्या है,
समुद्र का विस्तार है और समुद्र का पानी वहाँ से नीला दिखाई देता है, इसी वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके व्यास के अगर बारे में बात करें तो व्यास है इसका 12,576 किलोमीटर। दिन की अवधि 23.92 आवर्स, इसको हम सुविधा की दृष्टि से 24 घंटे कहते हैं। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। वर्ष की अवधि जो होती है 365.25 डेज, या हम कह सकते हैं 365 सही 1/4, 365 सही 1/4 दिनों का यहाँ पे वर्ष होता है। यहीं से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जैसे आप जानते हैं प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में एक लीप वर्ष होता है, तो 1/4 जो दिन की अवधि होती है वो 4 वर्ष में मिला के पूरा एक दिन बन जाता है, और इसीलिए चौथे वर्ष क्या होता है, जो है वर्ष में दिनों की संख्या 366 हो जाती है, एक दिन बढ़ जाता है। तो इसकी जो वर्ष की अवधि है वो 365 सही 1/4 दिन की होती है। अक्षीय झुकाव के बारे में बात करें तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और इसकी अक्षीय और कक्षीय झुकाव के बारे में हम इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी की गतियों के विषय में बात करेंगे। तो अक्षीय झुकाव है इसका, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वहीं इसके कक्षीय झुकाव के बारे में बात करें जो इसकी कक्षा के सापेक्ष है वो 66.5 डिग्री जो है झुकाव है। इसका एक ही उपग्रह है वो है चंद्रमा, ठीक है। इसको चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं या फॉसिल प्लेनेट भी कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, और इसके अलावा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और ये किस तारा समूह का सदस्य है, ये अल्फा सेंचुरी तारा समूह का सदस्य है। कौन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है ये चक्कर लगाती है। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में सामान्य धारणा ये होती है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। इसका विषुवत रेखीय भाग कुछ उभरा हुआ है एवं ध्रुवीय भाग कुछ चपटा है। तो कुछ इस तरीके से की आकृति है इसकी, देखिए ऐसे करके, यहाँ पे ये जो भाग है ये उठा हुआ नहीं है, चपटा है, लेकिन ये वाला भाग जो है इसका जो विषुवत रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है, तो इसका जो विषुवत रेखा वाला भाग है ये थोड़ा सा उठा हुआ है, और ध्रुवों वाला भाग है थोड़ा अंदर की तरफ चपटा हुआ है। तो पृथ्वी की इस आकृति को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की इस आकृति को जियोइड कहा जाता है, यानी ठीक है पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है, और इसकी जो विषुवत रेखा की जो लाइनिंग है वहाँ से देखा जाए तो ये थोड़ा सा उभार इसमें दिखाई देता है, और इसी आकृति को जियोइड आकृति कहा जाता है। इसकी सूर्य से दूरी तथा आकार के कारण इस पर वायुमंडल की उत्पत्ति संभव हो सकी है, ठीक है। अब प्रारंभ में वायुमंडल का जो निर्माण हुआ था पृथ्वी पर वो कैसे हुआ था कि उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी के धरातल पर ज्वालामुखियों के उद्गार हो रहे थे, और इनसे क्या निकल रहा था, लावा, राख, धुआं, वाष्प, और इन्हीं से कालांतर में वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले इस पर बादल बने, उसके बाद में वर्षा हुई। जब वर्षा हुई तो इसके जो निचले भाग थे या गड्ढे थे या फिर और भी जो आंतरिक भाग थे वहाँ पर क्या हुआ, जल एकत्रित हो जाता है, और वो जल एकत्र होकर उसने क्या कर लिया, सागर का रूप ले लिया। सागर का जब रूप ले लिया तो पहले जो पृथ्वी थी वो काफ़ी गर्म थी, जब इसका निर्माण हुआ था तो काफ़ी टेम्परेचर इसका ज़्यादा था। जैसे जैसे यहाँ पे वर्षा हुई इसके निचले भागों में जल एकत्रित हुआ, जल एकत्रित होकर के उसने एक विशाल जल क्षेत्र का रूप ले लिया जिसे हम सागर के नाम से जानते हैं। और जब इस पर जल की मात्रा अधिक हो गई तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर था वो स्थिर होने लगा, स्टेबल होने लगा, और जब पृथ्वी का टेम्परेचर स्थिर होने लगा तो धीरे धीरे करके इस पर जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को कहा जाता है मार्स, इसको लाल ग्रह या युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इसका व्यास है 6786 किलोमीटर। टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर इसका -137 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम टेम्परेचर इसका है 37 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के समान मंगल के भी 2 ध्रुव हैं, ठीक है। कक्षीय झुकाव इसका 25 डिग्री है। पृथ्वी के समान ही इस पर भी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन की उपस्थिति दर्ज की गई है। मिट्टी में इसकी में 10% आयरन ऑक्साइड होता है, और आयरन ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और इसी कारण इस मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। इसके उपग्रहों के बारे में बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है फोबोस, क्या है, और छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, फोबोस है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि सौरमंडल का, हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है और उसका नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी मंगल ग्रह पर पाया जाता है और इसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया पर्वत जो है कहाँ पाया जाता है, मंगल ग्रह पर पाया जाता है और ये पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ज़्यादा है। बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति जिसे हम जुपिटर कहते हैं, ये देवताओं का ग्रह भी माना जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स भी इसको कहा जाता है। इसका व्यास अगर बात करें तो 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है। मिनिमम टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में अभी इसके में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सभी ग्रहों में आकार में यह सबसे बड़ा ग्रह है अपने अक्ष पर। सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला ग्रह भी बृहस्पति है। ये सूर्य का चक्कर जो है लगभग 9 घंटे 55 मिनट में लगा देता है। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग भी बृहस्पति ग्रह का है। ये 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका पलायन वेग है। वहीं बात करें कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो वो भी बृहस्पति है। वर्तमान में इसके लगभग 79 उपग्रह हैं शनि के बाद। ठीक है, ईओ, यूरोपा, गैनेमीड और कैलिस्टो ये जो हैं 16 से 10 में गैलीलियो के द्वारा खोजे गए इसके उपग्रह हैं। कौन कौन से, ईओ, यूरोपा, गैनेमीड और कैलिस्टो। वहीं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है गैनेमीड और ये किसका उपग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति में तारा एवं ग्रह दोनों के गुण विद्यमान हैं। इसकी स्वयं की रेडियो एनर्जी है। इसे नियर स्टार प्लेनेट भी कहते हैं। इसको नियर स्टार प्लेनेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तारे की भी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ग्रह की भी गुण पाए जाते हैं। इसमें खुद की जो है रेडियो एनर्जी है, ठीक है, जो कि अक्सर करके तारों में पाई जाती है। तो लगभग ये तारों के समान इसमें क्रियाएं होती हैं और इसीलिए इसको नियर स्टार प्लेनेट भी कहा जाता है। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह को कृषि का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वलय होते हैं, इसमें छल्ले पाए जाते हैं और इन्हीं के कारण इसको आकाश गंगा जैसी आकृति प्रदान करते हैं। तो इसको कहा जाता है कि आकाश गंगा के समान ग्रह है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है, तारों के समान ग्रह, और शनि ग्रह को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा के समान ग्रह। सबसे कम औसत घनत्व भी शनि ग्रह का है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसके चारों ओर 8 वलय पाए जाते हैं। ठीक है, चारों ओर इसको जो छल्ले पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 8 है। और 8वां वलय इसका जो है 2009 में खोजा गया था। पहले इसमें 7 छल्ले थे, 2009 में एक 8वां वलय भी इसका खोज लिया गया है और इसी 8वें वलय में शनि का उपग्रह फोबे स्थित है। ठीक है, 8वें इसके छल्ले में शनि का जो उपग्रह है फोबे, वो 8वें इसके वलय में स्थित है। शनि के वलयों को या शनि के छल्लों को ABCDEFGH नाम दिया गया है। ए जो है इसके सबसे बाहरी भाग में है और वहीं बी जो है इसका सर्वाधिक चमकीला वलय है। ठीक है, 8 वलय हैं। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि शनि के 8 वलयों में से सबसे चमकीला वलय कौन सा है, तो इसका जो दूसरा वाला वलय है बी, वो सर्वाधिक चमकीला वलय है। अब बात करते हैं रिंग क्रॉसिंग। रिंग क्रॉसिंग क्या है कि शनि के छल्लों का गायब होना। कुछ समय के लिए जो है शनि के छल्ले कभी कभी गायब हो जाते हैं, इसको हम रिंग क्रॉसिंग कहते हैं और ये घटना लगभग 14.7 वर्ष में होती है। सर्वाधिक उपग्रह हैं इसके 82। अभी आपने पढ़े थे जो बृहस्पति था, बृहस्पति के उपग्रह कितने थे, 79। और शनि ग्रह के बाद में बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। वैसे सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, शनि ग्रह के हैं और सबसे बड़ा उपग्रह इसका है टाइटन। ठीक है, और टाइटन का आकार है लगभग बुध के समान। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका अपना स्थायी वायुमंडल है। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिसका खुद का वायुमंडल है। इसमें नाइट्रोजन प्लस मीथेन गैस पाई जाती है। टाइटन के वायुमंडल में नाइट्रोजन और मीथेन गैस पाई जाती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शनि के वलय तंत्र के बारे में, सैटर्न्स रिंग सिस्टम। 2015 में कोलोराडो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता रॉबिन क्रैनप ने नेचर मैगजीन में अपना सिद्धांत प्रकाशित किया। तो क्या था उनका सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति के दौरान, जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, तो शनि का एक उपग्रह ग्रह में डूब गया
और शनि का वलय तंत्र उस विशाल हिमचंद्रमा या उपग्रह का अवशेष है जिसमें एक चट्टानी कोर है एवं जिसने ग्रह को मारी गई टक्कर में निकाले विशाल टुकड़ों ने रिंगों या वलय की एक प्रणाली बनाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण यानी यूरेनस, इसको हरित ग्रह भी कहा जाता है, स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। इसका व्यास है 51,118 किलोमीटर। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शले ने 1781 में अरुण की खोज की थी। इससे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और लेटा हुआ ग्रह अरुण को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 97 डिग्री है, तो लगभग ये लेटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जैसे 90 डिग्री ये हो गया तो 97 लगभग ऐसे करके 97 यहाँ पे हो जाएगा 97 डिग्री, यानी इसकी जो आकृति है लगभग इस तरीके से, ये इसकी मान लो कि ये हो गया और यहाँ से ये इतना झुका हुआ है लगभग। ठीक है, तो ये लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र की तरह ये भी पूर्व से पश्चिम रोटेशन करता है। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाता है कि देखो जो 8 ग्रह हैं हमारे, उसमें जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व रोटेशन करते हैं, जबकि अरुण और शुक्र ये दोनों जो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम रोटेशन करते हैं और इनमें जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। अरुण में भी वलय पाए जाते हैं। ठीक है, अरुण में भी वलय पाए जाते हैं। इसके 10 वलयों में से 5 के नाम हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये 5 वलय हैं। दूर से देखने पर ये जो वलय हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, दूर से जब इनको देखा जाता है तो ये हरी डिस्क के समान प्रतीत होते हैं और इसीलिए इसको हरित ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कुल ज्ञात उपग्रह इसके अब तक कितने हैं? 27। सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा उपग्रह है टिटेनिया और फार्डेलिया, यानी इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टिटेनिया, और सबसे छोटा उपग्रह फार्डेलिया। वरुण के बारे में बात करते हैं। वरुण को सागर का देवता भी कहा जाता है। व्यास है इसका 49,528 किलोमीटर। इसकी खोज किसने की थी? जोहान गाले ने की थी 1846 में। कुल ज्ञात उपग्रह हैं इसके 13। सबसे बड़ा उपग्रह है वरुण का ट्रिटॉन। ठीक है, वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटॉन। अरुण एवं वरुण को यानी यूरेनस और नेपच्यून को जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। दोनों ही ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन से घिरे हुए हैं, यानी इनकी जो संगठन है लगभग एक जैसा है, इसीलिए अरुण और वरुण को जुड़वां ग्रह कहा जाता है। प्लूटो जो कि कभी 9वां ग्रह हुआ करता था सौरमंडल का, इसे बौना ग्रह या मृत्यु का देवता कहा जाता है। 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन IAU के प्राग सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसके ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया था और इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया था। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखने के कारण क्या थे? क्योंकि आकार में ये चंद्रमा से छोटा था और इसकी कक्षा जो थी वो वृत्ताकार नहीं थी जैसे कि अन्य ग्रहों की है, और ये वरुण की कक्षा को काटता था। ठीक है, वरुण की जो कक्षा है, घूर्णन कक्षा है, उसको ये काटता था, तो इसी कारण इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। सौरमंडल से बाहर पाए जाने वाले जो बड़े आकार के ग्रह हैं उनको क्या कहा जाता है? सुपर अर्थ कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका या एस्टेरॉयड के बारे में बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर करोड़ों छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स मंगल एवं बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करते हैं और कभी कभी क्या होता है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त या गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स होते हैं। और एस्टेरॉयड्स के गिरने की या फिर एस्टेरॉयड्स के पृथ्वी के पास से निकलने की जो है आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी ये सूचनाएं आती रहती हैं कभी कभार। तो जैसा कि देखा आपने कि मंगल और बृहस्पति के मध्य ही सबसे ज़्यादा मात्रा में क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड्स परिक्रमा करते हैं और कभी कभी ये टूट करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे गड्ढा या गर्त बन जाती है। इससे क्या होता है, जो गड्ढा या गर्त बन जाती है वहाँ पर कई झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, इसका निर्माण भी एस्टेरॉयड के द्वारा पृथ्वी पर गिरने के कारण हुआ था। फॉरवेस्टा एकमात्र ऐसा एस्टेरॉयड है जिसे नंगी आँखों से देखा जा सकता है। 2036 में एपोफिस नामक एस्टेरॉयड पृथ्वी के निकट से गुजरेगा। ठीक है,
और भी कई एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी के निकट से गुजरते रहते हैं, जिनके बारे में आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा के बारे में, जिसे हम कॉमेट्स कहते हैं। धूल, बर्फ, जलकण, हिमानी गैसों के चट्टानी पिंडों से निर्मित जो है धूमकेतु होते हैं। सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा में ये घूर्णन करते रहते हैं। जब ये सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं तभी दिखाई देते हैं। इस चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं, ये सूर्य हो गया आपका और ये हो गई सूर्य की ऑर्बिट यानी कक्षा। ठीक है, यहाँ पे जो धूमकेतु का चित्र बनाया गया है, थोड़ा सा मैंने बड़ा करके इसको दिखाया है, एनलार्ज वीडियो। ये जो इमेज ली गई है ये माजिद हुसैन सर की बुक से ली गई है, तो इसको एनलार्ज करके दिखाया गया धूमकेतु को। जैसा कि धूमकेतु के बारे में आपने पढ़ा कि धूमकेतु तभी दिखाई देता है जब ये सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो ये सामने जो दिखाई दे रहा है इसका नाभिक है, ये पीछे जो पतली दिखाई दे रही है इसकी पुच्छ है। ठीक है, तो इसमें दो तरह की आकृतियाँ होती हैं। एक ये ऊपर जो डॉट डॉट करके आपको दिखाई दे रही है, ये है इसकी आयनीकृत गैसों से बनी हुई पुच्छ। ठीक है, और ये जो नीचे दिखाई दे रही है ये है धूल मिट्टी से निर्मित पुच्छ। ठीक है, तो जब कभी भी धूमकेतु सूर्य की ओर अग्रसर होते हैं तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है इसकी जो आयनीकृत गैसें हैं इनमें चमक उत्पन्न होती है और ये हमें दिखाई देते हैं। वहीं हैली धूमकेतु के बारे में बात करें तो हैली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अंतिम बार ये 1986 में दिखाई दिया था और भविष्य में 2062 में दिखाई देगा। उल्का या मेटेरॉइड्स उल्का पिंड अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए पिंड हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जल जाते हैं और चमक उत्पन्न हो जाती है। इन्हें शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। उल्का पिंड, मेटेरॉइड। अब उल्का पिंड या मेटेरॉइड किसे कहा जाता है? जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और उसके बाद भी ना तो उसमें चमक उत्पन्न हुई, ना वो जला, ना नष्ट हुआ, तो फिर क्या होगा उसका? वह एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर आ गिरेगा और उसको क्या कहेंगे हम? उल्का पिंड कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड अब तक का वो कौन सा है? होबा वेस्ट है। ये नामीबिया में पाया गया था। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा जिसको हम कहते हैं मून, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल का 5वां बड़ा उपग्रह है। इसको फॉसिल प्लेनेट भी कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसका व्यास है 3475 किलोमीटर। पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अपना अक्षीय झुकाव जो है चंद्रमा का वो है 5 डिग्री। परिक्रमण एवं परिभ्रमण काल इसका समान है। परिक्रमण यानी परिक्रमण का अर्थ क्या है? परिक्रमण वो है जो ये पृथ्वी की जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो परिक्रमण हो गया, और अपनी अक्ष पर घूमता है वो हो गया इसका परिभ्रमण। तो ये दोनों इसके जो परिक्रमण और परिभ्रमण हैं ये दोनों कैसे हैं? समान हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा का भाग है 57%, यानी पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग दिखाई देता है वो चंद्रमा के समस्त भाग का 57% है। सतही जो गुरुत्व पाया जाता है इस पर, जो गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है इसकी सतह पर, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है। इसकी भूपरपटी पर ऑक्सीजन और सिलिकेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोग्राफी। ठीक है, चंद्रमा की सतह और इसकी आंतरिक स्थिति के बारे में अध्ययन को हम कहते हैं सेलेनोग्राफी। सुपर मून, जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु या उसके समीप स्थित होता है तो यह घटना सुपर मून कहलाती है। कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। जब किसी पिंड को पृथ्वी तल के लगभग 100 किलोमीटर ऊपर आकाश में भेज दिया जाता है और उसको फिर क्या देते हैं? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का क्षैतिज वेग देते हैं। ये क्षैतिज वेग इतना होता है कि इस वेग के द्वारा जो कृत्रिम उपग्रह होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलता है तो पृथ्वी के चारों ओर उसी कक्षा में परिक्रमा करने लगता है जिस कक्षा में पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो ऐसे पिंड को हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। और किस प्रक्षेपण यान के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो वो था इंटरकॉस्मोस। ठीक है, तो ये हो गई आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और आज की क्लास अगर आपको पसंद आती है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको ये PDF चाहिए, अगर आप ऐसी ही अन्य PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी नॉलेज देने का प्रयास किया जाएगा। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।